कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी अपने से बात कर रहे हो और अचानक तुम्हें लगता है कि तुम किसी दीवार से सर टकरा रहे हो? कितनी बार तुमने एक आम सी बात शुरू की और पिछले 10 साल के मुर्दे उखड़ गए? और कितनी बार तुम रात को अंधेरे में छत को घूरते हुए सोचते हो कि जिस इंसान को तुमने खुद चुना था, आज वही तुम्हारी भाषा क्यों नहीं समझ पा रहा? ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये उस हर रिश्ते का कड़वा सच है जहां लोगों ने बोलना तो सीख लिया पर सुनना भूल गए। हम लगातार बोलते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम टेक्स्ट मैसेजेस के लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, हम अपने सही होने का सबूत देते हैं, पर फिर भी सामने वाला हमें समझता क्यों नहीं? क्यों? सोचो, सच में सोचो, 2 लोग जो एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार थे, वो एक ही कमरे में बैठकर एक दूसरे की आवाज से इतनी नफरत कैसे करने लगते हैं? फर्क उन लोगों में नहीं होता जो चुप रहते हैं और उनमें जो लड़ते हैं। फर्क इस बात में होता है कि किसके पास अपने ईगो के आगे देखने की ताकत है और किसका ईगो उसकी जुबान चला रहा है। इंसान की सबसे गहरी भूख खाना या पैसा नहीं है, इंसान की सबसे गहरी भूख है समझ लिया जाना। हम चाहते हैं कि कोई हमारी आंखों में देखे और कहे कि हाँ, मैं देख रहा हूं तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। लेकिन हमारी ट्रेजेडी यह है कि हम इस भूख को मिटाने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, वो हथियार सामने वाले को जख्मी कर देता है। जब हमें लगता है कि हमें सुना नहीं जा रहा, तो हम अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। हम लॉजिक का इस्तेमाल करके सामने वाले को गलत साबित करने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है पतन। दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि हमें लगता है कि हमने बात कर ली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने शब्द बोल दिए। पर भाषा एक ऐसी छुरी है जो रिश्ते जोड़ भी सकती है और उनकी नींव भी काट सकती है। तुम्हारा दिमाग लगातार तुम्हें धोखा देता है। तुम्हें लगता है तुम सच बोल रहे हो, पर तुम सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी बोल रहे होते हो। एक इंसान ने इस भाषा की ताकत को वॉरजोन में टेस्ट किया। उसने देखा कि कैसे छोटी सी बात दंगों में बदल जाती है और कैसे एक सही वाक्य सदियों की नफरत खत्म कर सकता है। साल था 1943, गर्मियों का महीना। जगह थी डेट्रॉइट, अमेरिका। एक 9 साल का लड़का अपने घर के एक छोटे से कमरे में डरा हुआ बैठा था। बाहर सड़कों पर आग लगी हुई थी। डेट्रॉइट के रेस रायट्स चल रहे थे। 2 अलग अलग रंग के लोग एक दूसरे को जान से मार रहे थे। उस बच्चे के घर का दरवाजा 3 दिन तक बंद रहा। बाहर 34 लोग मारे जा चुके थे। उस 9 साल के बच्चे का नाम था मार्शल रोसेनबर्ग। जब 3 दिन बाद दंगे शांत हुए और वो बच्चा पहली बार स्कूल गया, तो उसकी जिंदगी का एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा था। टीचर ने जब उसका पूरा नाम पुकारा, तो कुछ लड़कों ने समझ लिया कि वो किस धर्म का है। स्कूल के बाद उस छोटे से बच्चे को सड़क पर पटक कर पीटा गया, सिर्फ उसके नाम के लिए, सिर्फ उसकी पहचान के लिए। वहां जमीन पर खून और मिट्टी में सने हुए उस बच्चे के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, एक ऐसा सवाल जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की साइकोलॉजी को हिलाकर रख दिया। उसने सोचा कि आखिर इंसान के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो उसको दूसरे इंसान को चोट पहुंचाने में मजा देती है। और वही दूसरी तरफ उसने अपने अंकल को देखा था, जो एक मुस्कुराहट के साथ अपनी बीमार औरत की दिन रात सेवा करते थे, बिना किसी शिकायत के। उस बच्चे ने सोचा, इन दोनों हालातों में इंसान का दिमाग अलग अलग तरीके से क्यों काम करता है। मार्शल रोसेनबर्ग बड़ा हुआ और उसने साइकोलॉजी पढ़ी। उसने सालों तक डीप रिसर्च की और तब उसे समझ आया कि इंसान के अंदर का सारा जहर और सारी ताकत उसकी भाषा में छिपी है। उसने देखा कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, तो वो असल में बात नहीं कर रहे होते। वो एक दूसरे पर अपने ट्रॉमा और अपने दर्द की उल्टी कर रहे होते हैं। रोसेनबर्ग ने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट बनाया। उसने बताया कि हमारी भाषा में ही हिंसा छिपी है। जब हम कहते हैं तुमने हमेशा ऐसा ही किया है, तो हम सामने वाले को फिजिकली नहीं, मेंटली मार रहे होते हैं। रोसेनबर्ग ने सालों तक वॉरजोन में गैंग मेंबर्स के बीच
और टूटी हुई शादियों में मीडिएटर का काम किया। उसने देखा कि चाहे सड़क पर बंदूक तनी हो या बेडरूम में दो नाराज पति पत्नी बैठे हों, दोनों जगह लड़ाई का रूट कॉज एक ही होता है। किसी एक की कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है और उसे मांगने का तरीका उसे नहीं आता। रोसेनबर्ग की लाइफ का सबसे बड़ा ह्यूमन डिटेल यह था कि जिस इंसान ने दुनिया को कम्युनिकेशन सिखाई, वो खुद बचपन में इतना पूरी तरह से आइसोलेटेड था कि उसने चुप रहकर लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा। उसी टूट से, उसी अकेलेपन और खून खराबे से उसने वो 5 नियम निकाले जो किसी भी रिश्ते को मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं। अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं आराम से नहीं सच से जीता हूं। पहला सच और सबसे पहला नियम सीधा जुगुलर पे वार करता है। बातचीत में सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना एक कला है, पर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सुनते नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हमारा दिमाग लगातार उसकी बातों को काटने के लिए काउंटर आर्गुमेंट्स तैयार कर रहा होता है। इसे साइकोलॉजी में एक्टिव लिसनिंग की जगह डिफेंसिव लिसनिंग कहते हैं। तुम्हें लगता है तुम उसे सुन रहे हो, पर तुम असल में अपनी ईगो को बचा रहे हो। इसे एक इंडियन मेटाफर से समझो। तुम्हारे पास एक रेडियो है, तुम उसे एफएम पर ट्यून करते हो, पर अगर तुम्हारा एंटेना खुद अंदर से टूटा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी क्लियर हो, तुम्हें सिर्फ स्टैटिक और शोर ही सुनाई देगा। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है अपने अंदर के शोर को चुप कराना, अपने ईगो के रेडियो को ऑफ करना। जब तुम्हारा पार्टनर कहता है कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, तो तुम्हारा इंस्टिंक्ट होता है ये गिनवाना कि पिछले हफ्ते तुमने क्या क्या किया था। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तुम्हारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम गलत हो सकते हो, इसलिए तुम एक इमेजिनरी दीवार खड़ी कर देते हो। अब यहां रुको। दूसरा नियम इसके ठीक बाद आता है, खुलकर बात करना, वल्नरेबिलिटी। जब तुम अपने आप को पूरी तरह नंगा कर देते हो इमोशन लेवल पर। हम लोग एक ढाल पहनकर जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी कमजोरी दिखा दी तो सामने वाला हमारा फायदा उठाएगा। एक स्टोरी देखो, एक लड़का है जो अपनी नौकरी छूटने के डर से डिप्रेशन में है। वो घर आता है और अपनी पत्नी से चिड़चिड़ा कर बात करता है। पत्नी उस पर पलट कर वार करती है। दोनों का रिश्ता तबाह हो रहा है। अगर वो लड़का अपनी ढाल को उतार कर सिर्फ इतना कह दे कि मुझे डर लग रहा है, मैं अपने आप को फेल होता हुआ देख रहा हूं, तो गेम वही पलट जाएगा। साइकोलॉजी में इसे वल्नरेबिलिटी लूप कहते हैं। एक इंसान की ढाल गिरना दूसरे इंसान को अपनी ढाल गिराने का सिग्नल देता है, पर हम उल्टा करते हैं। हम खुलकर बोलने की जगह पैसिव अग्रेसिव बनते हैं। हम ताने मारते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला माइंड रीडर बन जाए। यह सबसे बड़ा फ्रॉड है जो तुम अपने रिश्ते के साथ करते हो। मार्शल रोसेनबर्ग ने कहा था, हर आलोचना, हर ताना असल में हमारी किसी ऐसी जरूरत का अधूरा इजहार है जो पूरी नहीं हुई। तुम ताना इसलिए मारते हो क्योंकि तुम्हें मांगना नहीं आता। तुम सीधे शब्दों में अपनी जरूरत रखने से डरते हो। यह डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम उस डर से गुजर रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, डर मेरा दुश्मन था, मैं जीत गया। दूसरा सच। और तीसरा नियम जो कोई सुनना नहीं चाहता, आरोप लगाने की जगह अपनी फीलिंग शेयर करना। यह काउंटर इंट्यूटिव एंगल है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अगर मुझे बुरा लग रहा है तो उसकी वजह बाहर है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम्हारी वजह से मैं अपसेट हूं। यह भाषा सीधे सामने वाले के ईगो डिप्लीशन को ट्रिगर करती है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। इस मैकेनिज्म को कॉर्पोरेट दुनिया के एक ट्रायड से समझो। 3 बड़ी कंपनीज थी, नोकिया, कोडक और ब्लॉकबस्टर। तीनों अपने टाइम की अनडिस्प्यूटेड किंग्स थी, पर इन तीनों में एक कॉमन बीमारी थी। इनके अपर मैनेजमेंट ने जब भी सेल्स गिरती देखी, उन्होंने लोअर मैनेजमेंट और मार्केट पर आरोप लगाया। मार्केट समझ नहीं रहा
नीचे के लोग ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें डर लग रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी। आरोप लगाना सबसे आसान काम है क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर शिफ्ट हो जाती है। रिश्तों में भी यही होता है। जब तुम कहते हो तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तो तुमने एक अटैक किया। सामने वाला अब तुम्हारी तकलीफ नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपने डिफेंस में एविडेंस लाएगा। लेकिन अगर तुम इसकी जगह आई स्टेटमेंट्स का यूज करो, जब तुम लेट आते हो तो मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है और मुझे डर लगता है कि हम दूर हो रहे हैं, खेल बदल जाता है। तुमने सामने वाले पर हमला नहीं किया, तुमने सिर्फ अपना इंटरनल स्टेट बताया। न्यूरोसाइंस कहती है कि यू स्टेटमेंट्स सीधे दिमाग के उस हिस्से को हिट करते हैं जो खतरे को पहचानता है, पर आई स्टेटमेंट्स सामने वाले के एम्पैथी सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। तुम्हें लगता है कि आरोप लगाने से तुम ताकतवर दिख रहे हो, पर असलियत में आरोप लगाना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह दिखाता है कि तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जिंदगी के 3 सिनेरियो सोचो। तुम्हारा बॉस तुम्हारा आइडिया चुरा लेता है, तुम्हारा पार्टनर तुमसे झूठ बोलता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे बात करता है। इन तीनों जगह अगर तुम गुस्से और ब्लेम से ऑपरेट करोगे तो तुम सिर्फ एक साइकिल में घूमते रहोगे। पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक वार्निंग है यहां। लोग अक्सर आइस का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मुझे महसूस होता है कि तुम एक झूठे इंसान हो। ये फीलिंग नहीं है, ये मास्क पहनकर किया गया अटैक है। फीलिंग सिर्फ तुम्हारे अंदर की स्टेट है। दुख, डर, अकेलापन, बेचैनी। अगर तुम इस पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैंने वो पैटर्न तोड़ा जिसने मुझे रोका था। अब इस कॉन्सेप्ट को इतिहास के पन्ने पर देखो। जब सिविलाइजेशन लेवल पर कम्युनिकेशन टूटती है तो क्या होता है? रोम का पतन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रोमन एम्पायर एक दिन में नहीं टूटा था। साल था 476 एडी, जब आखिरी रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को हटाया गया। पर मौत की शुरुआत सदियों पहले हो चुकी थी, जब रोम के अलग अलग फैक्शंस, सीनेटर्स, जनरल्स और प्लेबियंस ने एक दूसरे की बातें सुनना बंद कर दिया था। उन्होंने एम्पैथी की जगह पावर और ब्लेम गेम शुरू कर दिया था। तुम हमारी परवाह नहीं करते, तुम देश को लूट रहे हो। जब डायलॉग बंद होता है तभी तलवारें निकलती है। ये सिविलाइजेशनल साइकिल है। वर्च्यू से कंफर्ट आता है, कंफर्ट से ईगो, ईगो से डिस्कनेक्ट और डिस्कनेक्ट से क्राइसिस। फिर वही क्राइसिस वापस लोगों को जोड़ने पर मजबूर करता है। इसी चीज को अपने इंडियन पैरेलल में देखो। 1947 भारत का विभाजन, यह सिर्फ एक जमीन का बंटवारा नहीं था, यह ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था। जब सड़कों पर खून बह रहा था तो क्या वो एक दिन की नफरत थी? नहीं, वो सालों का अक्यूमुलेटेड रिजेंटमेंट था। लोगों ने एक दूसरे के डर को सुनना बंद कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक दूसरे की आइडेंटिटी पर अटैक किया। एक तरफ के डर को दूसरे ने प्रोपगेंडा समझा और दूसरे के डर को पहले ने धोखा। जब सोसाइटी लेवल पर एक्टिव लिसनिंग जीरो हो जाती है और सिर्फ आरोप लगाना सोसाइटी का नियम बन जाता है तो लाखों की जान जाती है। विल डुरंट ने कहा था, एक सिविलाइजेशन को बाहर से तब तक कंकर नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद अंदर से खुद को तबाह ना कर दे। तुम्हारा रिश्ता भी एक छोटा सा सिविलाइजेशन है। जब तक तुम्हारा म्यूचुअल ट्रस्ट और कम्युनिकेशन जिंदा है, दुनिया की कोई एक्सटर्नल फार्स, चाहे पैसा हो, स्ट्रेस हो या परिवार वाले हो, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। पर जिस दिन तुमने अपने पार्टनर को दुश्मन मान लिया और डायलॉग बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारा फॉल निश्चित है। आजकल हमारा मिरर क्या है? हम सोशल मीडिया पर सिर्फ उन लोगों को सुनते हैं जो हमारे जैसा सोचते हैं। कन्फर्मेशन बायस। हम अलग सोचने वालों पर सीधा डिजिटल अटैक करते हैं। हमने सोसाइटी के लेवल पर एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया है और यही जहर हमारे ड्राइंग रूम्स में एंटर कर चुका है।
अगर तुम इस इतिहास को समझ रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं इतिहास से सीखता हूं और इसलिए आगे हूं। आज की दुनिया की एक बड़ी रिसर्च तुम्हें बताऊंगा, जिससे चौथा और पांचवा नियम क्लियर होगा। दूसरे की जरूरत को समझना और डिफेंसिव ना होना। साल था 1992। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने एक लव लैब बनाई। उन्होंने हजारों कपल्स को एक कमरे में बैठाया, उनके दिल की धड़कन, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया और उन्हें अपनी किसी छोटी सी लड़ाई पर बात करने को कहा। गॉटमैन ने इतनी डीप रिसर्च की कि वो सिर्फ 15 मिनट एक कपल की बातचीत सुनकर 93% एक्यूरेसी के साथ भविष्यवाणी कर सकते थे कि ये कपल डाइवोर्स लेगा या नहीं। गॉटमैन ने 4 ऐसी चीजें खोजी जिन्हें उन्होंने द 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स कहा। इनमें सबसे खतरनाक था कंटेम्प्ट, नफरत या चेयर, और दूसरा सबसे बड़ा किलर था डिफेंसिवनेस। जब एक पार्टनर अपनी तकलीफ बताता है और दूसरा तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, मैं ही सब कुछ थोड़ी करूंगा, तुम खुद तो देखो तुम क्या करती हो। ये डिफेंसिवनेस रिश्ते की ऑक्सीजन खत्म कर देती है। गॉटमैन के अनुसार जो लोग अपनी गलतियों की थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उनका रिश्ता बच जाता है। दूसरे की जरूरत को समझना एम्पैथी है। चौथा नियम, जब तुम्हारा पार्टनर गुस्से में है तो वो गुस्सा नहीं है, वो एक इमरजेंसी फ्लेयर है। वो चिल्ला रहा है क्योंकि उसके अंदर का डर उसको खा रहा है। एक मॉडर्न इंडियन एग्जाम्पल देखो। आजकल फैमिलीज में कम्युनिकेशन फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप तक लिमिटेड रह गई है। लोग वहां फॉरवर्ड्स भेजते हैं, इमोजीज भेजते हैं, पर आमने सामने बैठकर रियल वल्नरेबिलिटीज शेयर नहीं करते। वो स्टार्टअप फाउंडर जो ऑफिस में सब कुछ हैंडल कर लेता है, घर आकर अपनी पत्नी के एक छोटे से सवाल पर फट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका अमिगडाला हाईजैक हो चुका है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम पर आरोप लगता है तो हमारा दिमाग उस इमोशनल अटैक को फिजिकल अटैक की तरह प्रोसेस करता है। हमारा रैशनल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। हम जानवर मोड में आ जाते हैं, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। इसलिए बोलते वक्त अगर तुम सामने वाले के ब्रेन को ट्रिगर करोगे तो भूल जाओ कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी। गैप यही है। लोग सब जानते हैं पर ईगो डिप्लीशन के वक्त खुद को रोक नहीं पाते। अगर तुम इस न्यूरोसाइंस के गैप को ब्रिज करना चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं अंधेरों से डरता नहीं, उन्हें देख सकता हूं। इंडिया में ये सच कोई नया नहीं है। हमारे इतिहास और दर्शन के 3 बड़े पिलर्स पर नजर डालो। भगवद गीता, कुरुक्षेत्र का मैदान। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, उसका मुंह सूख रहा है। वो पूरा एक अध्याय विषाद योग बोलता रहता है। वो डर, पैनिक और रैशनलाइजेशन से भरा हुआ है। वो अपने रथ पर बैठ जाता है और हथियार डाल देता है। और कृष्ण क्या करते हैं? वो पूरे 47 श्लोकों तक एक शब्द नहीं बोलते। वो इंटरप्ट नहीं करते। वो उसे ये नहीं कहते कि तू क्षत्रिय है, रोना बंद कर। वो उसे उसके इमोशन को पूरी तरह एक्सप्रेस करने देते हैं। वो तब तक चुप रहते हैं जब तक अर्जुन खुद नहीं कहता, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। अध्याय 2 श्लोक 7। ये थी सुप्रीम एक्टिव लिसनिंग। अर्जुन का कप पूरा खाली होने के बाद ही कृष्ण ने उसमें गीता का ज्ञान डाला। भरा हुआ प्याला और नहीं भरा जा सकता। दूसरा पैरेलल देखो, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसके गुप्तचर सिर्फ इस एक नियम पर आधारित थे, सुनना। वो लोग बाजार में, सेना में, दरबार में सिर्फ लोगों की बातें, उनके अनकहे डर और अनकही जरूरतों को सुनते थे। चाणक्य जानता था कि राज्य सेना से नहीं, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजी से चलता है। जो रूलर अपनी प्रजा की चुप्पी को नहीं सुन सकता, वो बहुत जल्दी अपना मुकुट खो देगा। तीसरा पैरेलल, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था, निंदा किसी की मत करो।
अगर तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, अगर नहीं तो हाथ जोड़ो, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें उनके रास्ते जाने दो। उनका पूरा फिलॉसफी इस पर था कि हर इंसान अपने हिसाब से सही स्ट्रगल कर रहा है, तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। 3 ट्रेडिशंस, 3 भाषाएं, 3 सदियां, एक ही ऑब्जर्वेशन। इंसान को मैनिपुलेट नहीं, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर तुम्हारा मन इंडियन फिलॉसफी की इस डेप्थ से जुड़ रहा है तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं अपने भाग्य का आर्किटेक्ट हूं। तो अब ये सारी फिलॉसफी तुम्हारी जिंदगी में कैसे उतरेगी? फिलॉसफी बंद, सीधा अप्लाई। 4 डोमेन्स में इसे इंप्लीमेंट करना होगा। करियर में, जब तुम्हारा बॉस या क्लाइंट गुस्से में ईमेल लिखता है तो उसका सीधा जवाब अपनी जस्टिफिकेशन से मत दो। 2 मिनट रुको, सवाल पूछो, उसकी कौन सी ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हुई? शायद उसको लग रहा है कि उसका प्रोजेक्ट कंट्रोल से बाहर जा रहा है और वो डरा हुआ है। उसके डर को एड्रेस करो, उसके गुस्से को नहीं। मैं समझ रहा हूं कि इस डिले से आपके टाइमलाइन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। आधे से ज्यादा गुस्सा यही खत्म हो जाएगा। रिश्तों में, आज रात जब तुम अपने पार्टनर से मिलो तो अपना एजेंडा बाहर छोड़कर आना। उनसे पूछो कि उनका दिन कैसा था और जब वो बोले तो अपना फोन उल्टा रख दो। सिर्फ आंखों में देखो, एक बार आजमा कर देखो कि बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग या एडवाइस के सिर्फ सुनने का क्या असर होता है। हमें फिक्स नहीं करना है, हमें सिर्फ फील करवाना है कि हम वहां हैं। मेंटल और इमोशनल डोमेन में अपने आप के साथ कम्युनिकेशन ठीक करो। संक कॉस्ट फैलेसी में मत फंसो। मैंने इस टॉक्सिक रिश्ते में 5 साल लगाए हैं, अब नहीं छोड़ सकता। ये लॉजिक तुम्हें मार देगा। अपने आप से आरोप की भाषा में बात करना बंद करो। मैं ही हमेशा फेल होता हूं कि जगह कहो मुझे डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है क्योंकि मैं इस रिजल्ट की उम्मीद कर रहा था। और आखिरी, डेली हैबिट्स। एक नियम बनाओ, जब कोई बात बिगड़े तो पहले 2 वाक्यों में मैं का इस्तेमाल करो, तुम का नहीं। मुझे अकेलापन लग रहा है इंस्टेड ऑफ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन एक सख्त वार्निंग सुन लो, इन नियमों का इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए मत करना। कई लोग एक्टिव लिसनिंग का नाटक करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ताकि बाद में उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। यह मैकियावेलियन रियलिज्म का डार्क साइड है। अगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं है तो ये टेक्निक्स उल्टा असर करेंगी, क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस फेक एम्पैथी को मीलों दूर से पहचान लेता है। आज का एक कंक्रीट एक्शन, किसी एक इंसान को चुनो जिससे तुम्हारी इक्वेशन खराब है, उसे अप्रोच करो और सिर्फ उसकी साइड सुनो, बिना किसी डिफेंस के। अगर तुम इस प्रैक्टिकल एक्शन को आज ही लेने को तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं वो बांध बना रहा हूं जो टूटे नहीं। खतरे की सही समझ होना बहुत जरूरी है। मार्शल रोसेनबर्ग का नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमेशा और हर किसी पर काम नहीं करता। ये उसकी लिमिटेशन थी जिसे इग्नोर किया गया। कॉन्सेप्ट अकेले अंधापन है, कॉन्सेप्ट के साथ कैलकुलेशन विजडम है। अगर सामने वाला इंसान क्लिनिकली नार्सिसिस्ट है या उसकी नीयत ही तुम्हें तबाह करने की है तो वहां आई स्टेटमेंट्स और एम्पैथी काम नहीं आएगी। ऐसे इंसान के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना एक भेड़िए के आगे अपना गला खोलने जैसा है। वहां रॉबर्ट ग्रीन की पोलैरिटी स्ट्रेटेजी काम आएगी। अपनी बाउंड्रीज ड्रा करना और उन्हें स्ट्रांगली डिफेंड करना। हर दवा हर बीमारी के लिए नहीं होती। तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारा पार्टनर सिर्फ इमोशनल पेन में है या वो डेलिबरेटली अब्यूसिव है। अगर वो दर्द में है तो एम्पैथी दो, अगर वो अब्यूसिव है तो डिस्टेंस लो। अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल डिफाइन करो। जो इंसान तुम्हारा सुनना ही नहीं चाहता उस पर अपने जज्बात बर्बाद मत करो। घूमकर वापस उसी कमरे में आते हैं जहां 2 लोग चुपचाप बैठे हैं और उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी है। ये दीवार एक दिन में नहीं बनती, ये रोज एक ईंट रखी जाती है।
एक अनसुना दर्द, एक नाखी मांग, एक डिफेंसिव ताना और एक लगाया गया आरोप। आज तुमने इन 5 नियमों की ज्योमेट्री को समझा। पहला, एक्टिव लिसनिंग, खुद को खाली करके सुनना। दूसरा, खुलकर बोलना, अपनी ढाल उतारना। तीसरा, आरोप नहीं, फीलिंग, तुम की जगह मैप पर आना। चौथा, दूसरे की जरूरत समझना, गुस्से के पीछे का डर देखना। और पांचवा, डिफेंसिव ना होना, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना। इन्हें पढ़ना आसान है, जीना सबसे मुश्किल काम। अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम दोनों का ईगो तुम्हारा कॉमन दुश्मन है। तो सवाल यह है, क्या तुम आज रात उस ईगो को मारने का साहस रखते हो? मार्शल रोसेनबर्ग ने कहा था, जब भी हम किसी को जज करते हैं तो हम असल में अपना एक आईना उन्हें दे रहे होते हैं। यहां एक पल की खामोशी, आगे का रास्ता क्लियर है, तुम्हारे पास टूल्स है, अब एग्जीक्यूशन तुम्हारी चॉइस है। जिंदगी वही बदलेगा जो दर्द सहने के बाद नया पैटर्न बनाएगा। निर्भय मार्ग, यहां डर नहीं सिखाते, यहां आंखों में आंखें डालकर सच देखने की हिम्मत देते हैं। अगर तुम उस सच को झेल सकते हो और अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं खोखला नहीं, ठोस हूं।